गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन में। सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज 16 जून 2020 है। दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन का हम कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली में रहते हैं तो नेशनल एडिशन आपको डेली मिल जाएगा। लेकिन दिल्ली से बाहर अगर आप रहते हैं, बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, किसी भी जगह रहते हैं दिल्ली से बाहर, तो ऐसे कंडीशन में आपको इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल विजडम एजुकेशन पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है विजडम एजुकेशन। और वहाँ पे आपको डेली दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आज का क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ कल का क्वेश्चन भी आज हम अंतिम में डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन क्या है? टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या है? ए 31, बी 32, सी 33, डी 34, 31वां, 32वां, 33वां या 34वां। वीडियो आपने देखना शुरू किया है तो सबसे पहले पॉज करके इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। लास्ट में हम इस पर डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? देखो, फर्स्ट न्यूज़ जो मुझे डिस्कस करना है आपके साथ कि पाकिस्तान ने रिहा किए भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारी। तो भारत के 2 कर्मचारी जो है मिसिंग पाए गए थे। तो भारत सरकार ने एक्शन लिया। भारत सरकार ने पूछा कि हमारे जो 2 कर्मचारी है वो कहाँ गए, तो अंतिम में पाकिस्तान उसको रिहा कर दिया। बस बेसिक है। लेकिन आपको ये समझना होगा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी भी देश का अगर उच्चायोग होता है, जैसे मान लो पाकिस्तान में अगर भारत का उच्चायोग होता है तो वो भारत की संपत्ति होती है। पाकिस्तान में मान लो भारत का उच्चायोग है तो वो भारत की संपत्ति हुई। वहाँ पे उस क्षेत्र में जितना क्षेत्र में उच्चायोग होता है उस क्षेत्र में भारत का कानून लगता है। इसी तरह से मान लो ईरान में अगर भारत का उच्चायोग होता है तो वहाँ पे भी भारत का कानून लगता है। भारत के बिना भारत सरकार के पूछे हुए ईरान की पुलिस उस उच्चायोग में इंटर नहीं कर सकती है। उसी प्रकार अगर भारत में मान लो पाकिस्तान का उच्चायोग है तो वो पाकिस्तान की संपत्ति होती है और पाकिस्तान का कानून जो उच्च आयोग का क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में पाकिस्तान का कानून लगता है। राइट? वहाँ पे इंडिया का कानून चलता नहीं है। उसके जो क्षेत्र है यानी जो कंपाउंड के अंतर्गत पाकिस्तान को उच्चायोग दिल्ली में है, उस कंपाउंड में जो है पाकिस्तान का कानून लगता है, इंडिया का कानून नहीं लगेगा। सिमिलरली इंडिया का जो पुलिस होगा, इंडियन पुलिस होगा या दिल्ली पुलिस होगा, वो बिना पाकिस्तान के परमिशन के अंदर इन नहीं कर सकता। क्लियर है? तो ये आखिर कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? ये कॉन्सेप्ट आया था वियना कन्वेंशन से। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं वियना कन्वेंशन के बारे में। देखो 1961 में वियना संधि हुई थी। स्वतंत्र और संप्रभु देशों के बीच में राजनयिक संबंध को लेकर के 1961 में वियना संधि हुई थी। इस संधि के तहत कोई भी मेजबान देश अपने यहाँ रहने वाले दूसरे राजनयिक को खास दर्जा देता है। यानी भारत में जितने भी राजनयिक रहते हैं एक अन्य देश के, चाहे पाकिस्तान के रहे, चाहे चीन के रहे, चाहे अमेरिका के रहे, चाहे किसी भी देश के रहे, उसको एक स्पेशल दर्जा मिलता है। राइट? और उसी दर्जा के तहत राजनयिक को दर्जा मिलता है, उच्चायोग को दर्जा मिलता है, जिसके तहत इंडिया की पुलिस उसके कंपाउंड में इन नहीं करती है और उसके कंपाउंड में इंडिया का कानून लागू नहीं होता। इसी तरह से विश्व के देशों में जहाँ भी भारत का उच्चायोग है वहाँ पे भारत का कानून लगता है, उस देश का करस्पॉन्डिंग देश का कानून नहीं चलता। फरवरी 17 तक इसमें 191 देश शामिल हुए। तो लगभग विश्व के लगभग सभी देश 191 देश इसमें शामिल हैं वियना कन्वेंशन में। क्लियर है? तो किस कॉन्सेप्ट के तहत, किस अधिवेशन के तहत ये माना जाता है? उच्चायोग का कॉन्सेप्ट है, उच्चायोग का जो नियम है वो कायदा है, वो माना जाता है विश्व के देशों के द्वारा। तो ये है वियना अभिसमय या वियना कन्वेंशन। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि इन्फॉर्मेशन है हमारे देश के जो
कुलभूषण जाधव हैं, जिसे पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था, उसको भी भारत ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत जो है उसका मैटर भारत आईसीजे लेकर गया था। क्लियर है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गया था, इसी कन्वेंशन का अनुच्छेद 36 का हवाला देकर के भारत सरकार आईसीजे गई थी। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे वियना कन्वेंशन बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में निश्चित तौर पे आपको जानकारी होना चाहिए। यूपीएससी हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछती है, तो निश्चित तौर पे यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछी है, इस पर आगे भी क्वेश्चन इससे पूछ सकती है। इसको एक बार पढ़ सकते हो। नेपाल के बारे में कई बार हमने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप पढ़ सकते हैं। इसको भी एक बार देख सकते हैं, एमएसएमई को लेकर के हैं। देखो, यहाँ पे बस आपको एक इन्फॉर्मेशन याद रखना होगा, भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मिशन है जल जीवन मिशन। भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मिशन है जल जीवन मिशन। जब आप पेपर पढ़ना शुरू करते हो और इस तरह का किसी मिशन का जिक्र होता है, इस तरह के किसी योजना का जिक्र होता है पेपर में, या इस तरह के किसी भी बॉडी का जिक्र होता है, चाहे संवैधानिक निकाय हो या सामुदायिक निकाय हो, तो उसके बारे में अपने जो स्टैटिक पोर्शन है, अपने जो बुक है, उसमें जाकर के निश्चित तौर पे आपको देखना चाहिए, या उस योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि करंट जो है आपका क्लियर होते रहेगा। डेली आपको जो है मंथली जो मैगजीन होता है वो मैगजीन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। डेली अगर आप इस तरह से पढ़ लोगे, मंथली मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जल जीवन मिशन के बारे में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि भारत सरकार का टारगेट है, प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त 2019 को जो है भाषण देते हुए, लाल किला के प्राचीर से भाषण देते हुए प्राइम मिनिस्टर ने संबोधित किया था जल जीवन मिशन को लेकर के। उसके बाद भारत सरकार ने टारगेट बनाया कि 2024 तक प्रत्येक घर में जो है नल के माध्यम से पानी पहुंचा देना। राइट, 24 तक, आई रिपीट 2024 तक प्रत्येक घर, हर घर नल परियोजना, प्रत्येक घर नल पहुंचा देना है, ताकि उसको पानी की ज़रूरत दिक्कत ना हो। आज भी कई ऐसे लोग हैं देश में जो किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाते हैं पानी लाने के लिए। तो उसको देखते हुए तथा देश में पानी की होने वाली कमी, राइट, इस पे अलग से हमने एक एडिटोरियल लिया था कि किस तरह से देश में पानी की कमी हो रही है। डाटा भी हमने आपको बताया था, वर्ल्ड बैंक का डाटा भी हमने बताया था, नीति आयोग की रिपोर्ट भी हमने बताई थी। तो किस तरह से पानी की कमी को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि 2024 तक प्रत्येक घर में नल पहुंचा दिया जाएगा। इसी मिशन का नाम है जल जीवन मिशन। सरकार का इम्पोर्टेंट मिशन है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसको भी एक बार आप पढ़ सकते हो। पावरलूम मिशन, पावरलूम सेक्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया हुआ है कि किस तरह से लॉकडाउन उसको प्रभावित किया है। ये सारे के सारे पार्ट हैं एमएसएमई इंडस्ट्रीज का, और एमएसएमई पे हमने कई बार चर्चा किया, राइट। तो एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको भी आप देखो, हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है, रोटी बेटी का संबंध है। और जब हम भारत और नेपाल के बीच में पॉजिटिव संबंध को डिस्कस करते हैं तो हमने कई बार आपको बोला है, ये लाइन एग्जैक्टली हमने भी कोट किया है कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। एक बार पढ़ सकते हो, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, एडिटोरियल पेज पे हम आ गए। एडिटोरियल आज का महत्वपूर्ण है, और ख़ास करके ये एडिटोरियल, इसके बाद अन एडिटोरियल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एडिटोरियल महत्वपूर्ण होने का 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि ये एडिटोरियल के जो राइटर हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। ये हैं भरत झुनझुनवाला, और इनका एडिटोरियल जब भी आता है मैं स्पेशली इनके एडिटोरियल का वेट करता हूँ। अच्छा एडिटोरियल लिखते हैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे के जाते हैं। नॉर्मली एडिटोरियल वो इम्पोर्टेंट होता है या अच्छा होता है जहाँ पे आपको कुछ समस्या के साथ साथ कुछ समाधान भी मिल जाए।
तो इन्होंने भी कुछ समाधान के बारे में जिक्र किया, डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। देखो, भारत का विकास दर, जीडीपी ग्रोथ रेट 2019-20 में कितना रहा? 4.2%, जो पिछले 11 वर्ष में 10-11 वर्ष में सबसे कम था। 4.2% भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है, 19-20 के लिए। इसमें कोरोना शामिल नहीं था। आई रिपीट, इसमें कोरोना शामिल नहीं था। लॉकडाउन का महज 1 सप्ताह इसमें शामिल था। उसके बावजूद भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफ़ी कम था। ऐसे कंडीशन में जब लॉकडाउन हम शामिल करते हैं उसमें, जब हम कोरोना उसमें शामिल करते हैं, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि 2020-21 का जो ग्रोथ रेट होगा वो कितना कम आएगा। उसी को लेकर के चर्चा किया गया। यूनाइटेड नेशन का आकलन है कि भारत का जीडीपी प्लस में होगा, +1.2 होगा। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट +1.2 होगा। यूनाइटेड नेशन का आकलन है 2020-21 के लिए, यानी अगले वर्ष के लिए। बहुत सारी एजेंसियां पॉजिटिव में बताया, बहुत सारी एजेंसियां नेगेटिव में बताया, राइट। बहुत सारी एजेंसियां पॉजिटिव में बताई, बहुत सारी एजेंसियां नेगेटिव में बताई हैं। इतना डाटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। भरत झुनझुनवाला का स्टेटमेंट हम डायरेक्टली चलते हैं। देखो, इनका कहना है कि जीडीपी में जो है सरकार को मान के चलना चाहिए कि जीडीपी में -5 की जगह -15% का गिरावट होगा। भरत झुनझुनवाला का भी कहना है कि लगभग -15% के आसपास जो है गिरावट होगा, राइट, जीडीपी में। यानी 2020-21 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट -15% होगा, राइट। और बहुत सारी संस्थाएं ने इस तरह का जो है आकलन दिया है कि भारत की जीडीपी निगेटिव में जाती है। तो इनका कहना है कि सरकार को यह मान के चलना चाहिए कि ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो -5% नहीं होगा। वर्स्ट कंडीशन हमें मानना चाहिए। हमें सबसे ख़राब सिचुएशन को मान के चलना चाहिए। हमें मान के चलना चाहिए कि -15% अगर हो गया जीडीपी ग्रोथ रेट, इतना अगर जीडीपी हमारा गिर गया 1 वर्ष में, तो उसके बाद हमारी रणनीति किस तरह से होनी चाहिए, हम किस तरह से आगे बढ़ें ताकि सरकार प्रिपेयर हो सके, ताकि एजेंसी प्रिपेयर हो सके, ताकि देश प्रिपेयर हो सके, ताकि लोग प्रिपेयर हो सकें। क्लियर है? तो इनका यही कहना है कि जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर के आप पहले मान लीजिए कि हम वर्स्ट कंडीशन में पहुंचने जा रहे हैं, और उसके बाद स्ट्रेटजी आप बनाइए कि आप आखिर क्या कीजिएगा अगर इतना ख़राब कंडीशन आ गया तो कुछ इन्होंने उपाय बताए हैं। पहला उपाय तो मांग को लेकर के हमने कई बार डिस्कस किया है कि डिमांड क्रिएट करने की ज़रूरत है। डिमांड यानी मांग। मार्केट में छोटा उद्योग एमएसएमई के लिए डिमांड क्रिएट करने की आवश्यकता है। डिमांड अगर अधिक से अधिक होगा तो इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक होगा। इन्वेस्टमेंट अगर अधिक से अधिक होगा तो प्रोडक्शन अधिक से अधिक होगा। प्रोडक्शन अगर अधिक से अधिक होगा तो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार अधिक से अधिक होगा। रोजगार अधिक से अधिक होगा तो सेविंग अधिक से अधिक होगा। इनकम अधिक से अधिक से होगा, सॉरी, रोजगार अगर अधिक से अधिक होगा तो इनकम अधिक से अधिक होगा। अधिक से अधिक लोगों के पास इनकम बढ़ेगा। इनकम अगर अधिक से अधिक हुआ तो सेविंग अधिक से अधिक होगा, और सेविंग अगर बढ़ा तो उसके बाद क्या होगा, लोग सेविंग अगर बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, फिर निवेश करेंगे, राइट। तो ये जो निवेश चक्र है इसको याद रखना। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू होता है मांग से। हमें मांग बढ़ाना होगा। जिस तरह से आपने देखा है कि पीपीई किट, भारत पीपीई किट में आत्मनिर्भर बिल्कुल नहीं था, हम चाइना से मंगाते थे। लेकिन जब इसका मांग बढ़ा तो लोगों ने इसमें निवेश करना शुरू किया, और अभी इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पीपीई किट निर्माता बन चुकी है। क्यों? क्योंकि मांग आया। तो यही कहना है भरत झुनझुनवाला का कि आप मांग क्रिएट करने पे जोर दीजिए, खास करके छोटे उद्योग सेक्टर के लिए, छोटे उद्योग के लिए, एमएसएमई के लिए। दूसरा है कि पूंजी के स्वतंत्र आगमन पे रोक लगाना चाहिए, ये इनका कहना। यानी पैसा का जो है मूवमेंट, जो है पूंजी का जो मूवमेंट है, कैपिटल का मूवमेंट है, उसके मूवमेंट पे रोक लगाना चाहिए। तीसरा कहना इनका है कि सरकार को अपना खर्चा सीमित करना चाहिए। इन द सेंस कि सरकार मान लो जो खर्च कर रही है, एक्स्ट्रा खर्च कर रही है, सरकार जो अभी एक्स्ट्रा खर्च कर रही है पेंडेमिक के समय, महामारी के समय में, उस एक्स्ट्रा खर्चा को रोक लगाना चाहिए ताकि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो कम से कम नीचे जाए, राइट।
नेक्स्ट कहना है कि आय कर को कम बढ़ाया जाए सरकार का, खास करके इन्होंने जोर दिया है तेल को लेकर के। जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी अगर हम बढ़ाएंगे, हमारा कोशिश क्या है, हमारा कोशिश है आत्मनिर्भर को लेकर के। हम चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। तो ऐसे कंडीशन में अगर इम्पोर्ट ड्यूटी हम बढ़ाते हैं, आय कर अगर बढ़ाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद क्या होगा कि हम जो है चीज़ों को आयात करना कम शुरू करेंगे, निर्यात करना अधिक शुरू करेंगे, राइट। तो भारत अपने आप पे स्वावलंबन बन सकता है, हमारा जो है विदेशी मुद्रा भंडार कम खपत होगा, और निश्चित तौर पे एक अच्छा और सकारात्मक कदम होगा आयकर को बढ़ाने पे। तेल का लोग कम यूज करेंगे, तेल का जितना कम लोग यूज करेंगे उतना कम पैसा हमारा जो है निर्यात पे खर्च होगा, राइट। और एक और उपाय बताया है कि सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोका जाए। तो ये सारे के सारे उपाय इन्होंने बताए हैं कि सरकार को ये उपाय निश्चित तौर पे करनी चाहिए। देखो ये उपाय यहाँ पे लिखा हुआ, अगर यहाँ से आप यहाँ पढ़ोगे, ये जो लास्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ोगे, तो ये सारे के सारे उपाय जो हमने डिस्कस किए हैं वो इन्हीं का पॉइंट है। इस आर्टिकल में मैंने कुछ अपना नहीं जोड़ा है, बस इन्हीं का पॉइंट है कि ये सारे के सारे उपाय अपनाने चाहिए, ताकि सरकार अगर -15% भी जीडीपी ग्रोथ रेट चला जाए तो उसके बाद सरकार संभाल सके अपने आप को। क्लियर है? तो उम्मीद है कि भरत झुनझुनवाला का आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन मेरा फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जाकर के खुद से पढ़ें। खुद से पढ़ना अधिक जरूरी है, राइट। एक बार इसको पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि देखो प्रत्येक दिन चीन के बारे में आता है, प्रत्येक दिन आपको नेपाल संबंध के बारे में आता है, और हमने इतना बार नेपाल और चीन के बारे में इम्पोर्टेंट संबंध डिस्कस किया। हमने संबंध डिस्कस किया है, आप भी अगर आप नोट बना रहे हो तो नेपाल के साथ क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, नेपाल के साथ क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, कहाँ सकारात्मक संदर्भ है, कहाँ नकारात्मक संदर्भ है, कहाँ तनाव है दोनों के बीच में, उसके बारे में कुछ 5 से 10 पॉइंट पॉजिटिव लिख लो, 5 से 10 पॉइंट नेगेटिव लिख लो, आपका क्लियर हो गया। इसी तरह से चीन का भारत का क्या बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड शुरू होता है 1950 के दशक में। चीन बनने के बाद उसको मान्यता देने वाला पहला देश भारत ही था, राइट। उसके बाद तिब्बत पे आक्रमण होता है, 1954 में जो है पंचशील समझौता होता है। तो एक बार बैकग्राउंड देखना है। उसके बाद चीन और भारत के बीच में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है। तमाम तनाव के बीच में चीन भारत के साथ जलवायु परिवर्तन पे मिलकर काम कर रहा है। एससीओ में हमारा सहयोगी है, ब्रिक्स में हमारा सहयोगी है, G20 में हमारा सहयोगी है, राइट। तो कुछ सकारात्मक संदर्भ भी देखना, कुछ नेगेटिव पॉइंट, डोकलाम विवाद हो गया, पेगोंग तोसो मोरिरी विवाद हो गया, तो ये सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट भी देखना। तो इसको कुछ अपने नोट में लिखना, 10 पॉजिटिव पॉइंट 10 नेगेटिव पॉइंट हो गया आपका, ये हमेशा के लिए क्लियर हो गया। डेली आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। या कुछ अगर नया पॉइंट मिलेगा, जैसे मान लो ये एडिटोरियल आप पढ़ रहे हो, इसमें अगर कुछ नया पॉइंट मिलेगा तो उसको जाकर के अपने नोट में मेंशन कर लें, बस इतना ही। देखो उत्साहजनक है शेयरों की संख्या का बढ़ना, इसको आप निश्चित तौर पे पढ़ें। क्यों पढ़ें? क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन डायरेक्टली आया। सबसे पहली बात तो ये जानो कि विश्व में एशियाई देशों का एकमात्र निवास स्थान है, वो है इंडिया। केवल इंडिया में ही एशियाई शेर पाए जाते हैं, और इंडिया में भी केवल गुजरात में ही एशियाई शेर पाए जाते हैं। प्राकृतिक निवास की मैं बात कर रहा हूँ। केवल गुजरात में ही, गुजरात के गिर अभयारण्य में ही शेरों का नेचुरल हैबिटेट है। ये एकदम स्टेटमेंट सही होता है, और यही स्टेटमेंट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। नॉर्मली यूपीएससी में अगर क्वेश्चन पूछता और केवल लगा होता है तो वो स्टेटमेंट को गलत मानते हैं लोग, लेकिन ये गलत नहीं था, ये सही था। केवल गुजरात के गिर में ही एशियाई शेर का प्राकृतिक निवास स्थान है। क्लियर है? अब इसकी संख्या में 19% की बढ़ोतरी हुई है। इसकी संख्या जो है 2015 में जो थी 523 थी, और 674 अभी जो है 20 में हुई है। प्रत्येक 5 वर्ष पे शेरों की जनगणना होती है, प्रत्येक 4 वर्ष पे बाघों की जनगणना होती है। याद रखना, बाघ यानी टाइगर का 4 वर्ष पे, शेर का 5 वर्ष पे। थोड़ा सा बेसिक हम चलते हैं कि एशियाई शेर का जो है नाम क्या है।
तो एशियाई के शेर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा लियोपर्सिका, पैंथेरा लियोपर्सिका। अरे ठीक है। मूलतः गिर के जंगल में, जैसे जूनागढ़ हो गया, अमरेली हो गया, भावनगर जिला हो गया, वहाँ पे संरक्षित क्षेत्र है, वहीं पे ये पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल्ड 1 में रखा गया। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया है। यूपीएससी ने इसमें इस पॉइंट में भी एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में किसी जीव को रखने का अर्थ क्या होता है, राइट। तो उसको रखने का अर्थ होता है कि उसको उसी तरह का प्रोटेक्शन होता है जिस तरह से प्रोटेक्शन शेर को होता है या जिस तरह से प्रोटेक्शन बाघ को होता है। क्लियर है। IUCN की लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया, ये महत्वपूर्ण है, ये याद रख लेना। एशियाई शेर को IUCN की कैटेगरी में इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हाथी के बारे में भी हमने डिस्कस किया, एशियन हाथी या इंडियन हाथी, चूँकि हाथी अभी काफ़ी चर्चा में है, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडियन हाथी को IUCN की लिस्ट में किस कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर है। इतना चीज़ आप हमें बताओ कमेंट सेक्शन में। एक अमेरिकी आयोग की मनमानी, तो अमेरिकी आयोग का एक रिपोर्ट आता है जिसमें वो प्रत्येक देश पे टिप्पणी करते हैं कि वहाँ की हालत किस तरह से है, माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है, मेजोरिटी के साथ क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना है तो एक बार पढ़ लो, लेकिन नहीं पूछेगा इससे क्वेश्चन। बिजनेस पेज पे आज हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। निर्यात कुछ हमारे देश में बढ़ा है, उसको लेकर के चर्चा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तालिबान को लेकर के इशू समझ लो कि तालिबान जो है अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, मान लो ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, अफगानिस्तान के 1/3 भाग पे तालिबान का कब्जा था और 1996 से लेकर के 2002 तक तालिबान का शासन पूरे अफगानिस्तान पे रहा है। भारत तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अमेरिका की मजबूरी है कि वो तालिबान को रिकॉग्नाइज करें। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है अभी तालिबान से निकलना चाहता है। अमेरिका के 10,000 सैनिक लगभग अफगानिस्तान में हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका निकलना चाहता है, तो ऐसे कंडीशन में अमेरिका की बदनामी ना हो, दुनिया के लोग यह ना कह दें कि बीच युद्ध में, बीच संघर्ष की स्थिति में, जहां अफगानिस्तान के लोग और तालिबान के बीच में संघर्ष की स्थिति थी, वहां पे अमेरिका छोड़कर चला आया। इसलिए अमेरिका ने क्या किया कि तालिबान से बातचीत करना शुरू किया, एक समझौता किया है। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं उस एग्रीमेंट के बारे में। देखो, इसी वर्ष मार्च 2020 में तालिबान और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ। आपको ये याद रखना है कि अमेरिका ने समझौता में अफगानिस्तान को शामिल नहीं किया, राइट। अमेरिका को निकलना है कहाँ से? अफगानिस्तान से निकलना है। अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस आना है। बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका का खर्च हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में एक समझौता किया। इस समझौता का कुछ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस न्यूज़ पर हम लौटेंगे। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका का प्रतिनिधि और तालिबान का प्रतिनिधि के बीच में शांति समझौता हुआ। इस समझौते के तहत अगले 14 महीने में, मार्च 2020 से 14 महीने आप काउंट कर लो, अफगानिस्तान में जितना भी अमेरिका का सैन्य बल है, सैन्य टुकड़ी है, जितने भी सैनिक है, उसको वापस बुला लेगा। और इस समझौते के दौरान दुनिया के 30 देश मौजूद थे, राइट। तालिबान ने भी भरोसा दिया। अमेरिका ने कहा कि चलो हम एग्जिट कर जाते हैं आपको अफगानिस्तान से, तो तालिबान ने कहा कि ठीक है, आप एग्जिट कर जाइए, हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि हम अलकायदा और दूसरा आतंकवादी जो समूह है उससे अपना संबंध समाप्त कर लेंगे। इतना क्लियर है आपको? उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप फिर जाकर के इस समझौता से पीछे हट गया। और ऐसे कंडीशन में अब पहली बार शुरू हो रही है, आप ये समझो कि अफगानिस्तान में ही तालिबान रहते हैं, तालिबान अफगानिस्तान के लोग ही हैं, राइट, जो एक तरह से एक अलग गुट बना करके रहते हैं, एक आतंकवादी संगठन टाइप के रहते हैं। भारत उसको आतंकवादी संगठन कहता है। तो अफगानिस्तान में ही तालिबान रहते हैं। अफगानिस्तान के 1/3 भाग पे तालिबान का कब्जा है, 2/3 भाग पे जो है अफगानिस्तान सरकार चलाती है।
लेकिन फिर भी दोनों के बीच में जो वार्ता होने वाली है, अफगानिस्तान और अब तालिबान के बीच में जो वार्ता होने वाली है वो किसी अन्य देश में वार्ता होने वाली है, वो उसी कतर में जो है वार्ता होने वाली है। और उसको लेकर के एक नई तारीख की घोषणा हो गई जहां अफगानिस्तान और तालिबान दोनों मिलकर के वार्ता करेंगे। पहले जो वार्ता होती थी जिसमें अफगानिस्तान सरकार को अमेरिका ने शामिल नहीं किया था, तो वार्ता होती थी अमेरिका और तालिबान के बीच में, अफगानिस्तान सरकार शामिल नहीं था, राइट। एक बार इसको पढ़ लेना, हम इस पर फिर से कभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। हालांकि एडिटोरियल में हमने कई बार इस पर डिटेल से डिस्कस किया भी है। देखो बस आप ये याद रख लेना कि ऑपरेशन मानसून जो है छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ है, ऑपरेशन मानसून। और ऑपरेशन मानसून नक्सलियों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन है, बस इतना आपको याद रखना है। इसको आप जो है ना, इसको आप एक नोट कर लेना या इसको जाकर के पढ़ लेना, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कभी भी आपको काम दे देगा जब जलवायु परिवर्तन को लेकर के आप आर्टिकल लिखोगे, लेख लिखोगे, ऐसे लिखोगे, या कहीं आपको लिखना होगा तो इसके डाटा को आप कोट कर सकते हो। इसका डाटा क्या कहता है कि 4.4 डिग्री बढ़ सकता है भारत का तापमान। और ये रिपोर्ट किसका है? ये रिपोर्ट है पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान का। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो पुणे में जिसका हेडक्वार्टर है, उसका रिपोर्ट है कि सदी के आखिर तक, यानी ये जो सदी चल रही है वर्तमान में 2020 में है, यानी 2100 तक जो है 2099 तक या 2100 तक कहो कि 4.4 डिग्री टेम्परेचर इंडिया का बढ़ जाएगा, जो काफ़ी ह्यूज टेम्परेचर होता है। और ये टेम्परेचर नॉर्मली काउंट कहाँ से होता है? पूर्व औद्योगिक काल से काउंट होता है कि 1750 ईस्वी में भारत का जो औसत टेम्परेचर था, यानी जो औद्योगिक काल वर्ल्ड में शुरू हुआ था, राइट। तो उस समय में जो औसत टेम्परेचर भारत का था, उस समय से लेकर के वर्तमान में 2021 तक ये बढ़ के जाएगा 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। इसको जाकर के लिख ही लेना, अपने नोट में इसको मेंशन कर लेना। और जहाँ भी जलवायु परिवर्तन पे न्यूज़ आए, आप उसको न्यूज़ आए या आपको मेंस में लिखना हो, वहाँ पे आपको ये काम देगा। ओके, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था। देखो क्वेश्चन पूछने का रीज़न क्या है? क्वेश्चन पूछने का रीज़न ये है कि एक तो ये समझो कि आप टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच जो है, टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी करता है। क्लियर है? यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, तो इसलिए ये जो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी में आपको काम दे सकता है या स्टेट पीसीएस में आपको काम दे सकता है, तो इसको जाकर के नोट कर लेना चाहिए या कम से कम ध्यान रखना चाहिए। यूपीएससी ने 19 के प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जितना रिपोर्ट होता है उस रिपोर्ट को आपको देखना चाहिए, राइट। उस पर लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेकेंड की इसका जो है 19 में जो हुआ था, 19 में जो है प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व टूरिज्म डे मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? याद रख लेना, 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व टूरिज्म दिवस मनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में स्पेशल संबोधन में इस दिन को याद करते हुए कहा था कि हमें टूरिज्म को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस बार जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे का होस्ट कौन किया था? तो इंडिया ही किया था। 2020 में वर्ल्ड टूरिज्म डे का होस्टिंग कंट्री इंडिया था, इसलिए 2020 के यूपीएससी प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। होस्ट इसको इंडिया ने किया था और इसका थीम क्या था कि टूरिज्म एंड जॉब अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। टूरिज्म एंड जॉब अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल इसका थीम था। क्लियर है? तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये क्यों होगा प्रीलिम्स में, इसका कारण मैंने आपको बता दिया। इसका जो होस्ट था वर्ल्ड टूरिज्म डे का वो इंडिया था। अब रैंकिंग पे चलो। टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का पोजीशन क्या है? 34th पोजीशन है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, 34th। अब देखो कल के क्वेश्चन पे हम रिटर्न होते हैं।
कल का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन है। तो सबसे पहले जानो कि सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है। और रामसर साइट पे यूपीएससी क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछती है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रामसर साइट या वेटलैंड। वेम्बनाड झील जो है केरल में है, ये भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। और यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है रेणुका झील को लेकर के, या एटलीस्ट 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन रेणुका झील होता ही है। ये रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, ये भारत का सबसे छोटा रामसर साइट। तो याद रहेगा आपको, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट वेम्बनाड झील केरल, सबसे छोटा रामसर साइट हिमाचल प्रदेश रेणुका झील। तो चलिए आज हमारे पास इतना ही था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।